वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। एक बच्चे के द्वारा बोला गया, सर ना संडे ना मंडे ना होली ना दिवाली, पढ़ा पढ़ा के मार दोगे आप तो। यार अगर पढ़ने से इंसान मरता तो अब मैं यहाँ पर नहीं होता, कब का मर गया होता। ठीक है, ये फालतू की जो चीज़ें हैं ये अपने दिमाग में से निकालिए। पढ़ने से किसी इंसान का कुछ नहीं बिगड़ता है। अगर थोड़ा कम भी सोलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज़्यादा तो इंसान जो है गैरत में मर जाता है जब लाइफ में कुछ करने का टाइम आता है और वो कुछ करता नहीं है और पूरी ज़िंदगी अपने आप को कोसता रहता है। तो आप लोगों के पेरेंट्स ने आप लोगों के ऊपर विश्वास कर कर इतना टाइम इतनी मनी आप लोगों के ऊपर इन्वेस्ट की है, तो कम से कम आप लोगों की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके लिए थोड़ा सा कुछ करके जाएं। देखिए, आप लोग नहीं करोगे तो कोई और करेगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप लोग नहीं पढ़ रहे हो तो कोई भी नहीं पढ़ रहा होगा। कोई ना कोई तो बैठकर जरूर पढ़ रहा होगा और जो पढ़ रहा होगा वो आगे निकल जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने वीडियो अपलोड की थी होली वाले दिन यहाँ पर, तो ये जिन लोगों ने देखी है वो लोग अपने आप को एक सीरियस जोन में रखे हुए हैं, यानी कि वो कॉन्टिन्यूअस यहाँ पर उनको ये नहीं पता कि संडे है मंडे है होली है दीपावली है, उनको सिलेक्शन लेना है। तो मैंने वीडियो अपलोड करी, उन्होंने देखी और बहुत सारे लोगों के द्वारा रिक्वेस्ट भी की गई थी कि सर लेक्चर जरूर लेकर आना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि कॉन्टिन्यूस पढ़ाई चलनी चाहिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि यार नहीं, स्कूल कॉलेज वाला जोन रखना चाहिए। आप कंपटीशन के माहौल में बैठे हुए, यहाँ पर भी अगर आप लोग स्कूल वाला जो माइंडसेट रखेंगे ना या कॉलेज वाला माइंडसेट रखेंगे कि यार संडे में छुट्टी होनी चाहिए, इस तरीके से थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए, वो चीजें जो है जॉब लेने के बाद में अपनी लाइफ में सेट कर लेना। फिलहाल जो है इन सब चीजों से थोड़ा सा ऊपर उठ जाओ, वरना जिंदगी में इसी रेस में दौड़ते रहोगे, कभी भी आप लोग इस रेस को क्रॉस नहीं कर पाओगे। अगर इस रेस को क्रॉस करना है तो अपनी जिंदगी में थोड़ा सा डिसिप्लिन लेकर आओ कि यार ये काम करना है तो करना है, उसके बाद में कुछ भी करो, जाकर डांस करो, गाना गाओ, घूमो फिरो, पर ये इतना काम मुझे कंप्लीट करना है। ये डेडिकेशन लाइफ में आ गया ना तो जिंदगी आप लोगों को आसान होती नजर आएगी और जो आप लोग करना चाहते हैं वो लाइफ में आप लोग अचीव कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखकर चीजों को करना सीखिए, फिर आप लोग देखेगा कि आप लोग जो चाहते हैं वो आप लोग की जिंदगी में होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक पर्पज इसलिए है यहाँ पर ये बताने का। देखिए, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को बड़े ही, अभी भी आज के डेट में भी बड़े ही लाइट तरीके से लेकर चलते हैं। तो लाइट तरीके से नहीं लेकर चलना है, इसको प्रॉपर तरीके से बिल्कुल लेकर चलना है। और ये मैंने क्या कर दिया, स्टार्टिंग में ही आप लोग क्वेश्चन दिखा दिए। दिखाना था ये वाली स्लाइड। चलिए, जिसने देख लिया आंख बंद करके फिर से आंसर देना, ये पीछे जाकर चीटिंग नहीं करनी है। ठीक है, देखो गलत गलत बात हो जाती है। फिर से हो गया, चलिए कोई नहीं। ठीक है, चीटिंग नहीं करनी है, फिर भी आप लोग इनको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे अच्छे से उनको। तो देखिए सारे ईमानदार हैं, चीटिंग नहीं करनी है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, अच्छे से इनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। बात की जा रही है यहाँ पर रिसेंटली अभी बेसिकली हमारी कंट्री में सेंट्रल, क्या है सेंट्रल के आगे, इसके द्वारा ये बोला गया कि हमारी कंट्री में अगर 6 से लेकर 10वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं ना, उनको नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कि देखते हैं कितनी चीजें ये याद कर पाते हैं, रटवाते हैं उनको चीजें। तो रटवानी नहीं है, समझानी है। तो एक तरीके से ऐसा फ्रेमवर्क लेकर आया जा रहा है यहाँ पर कि ताकि बच्चे जो है मैथ और साइंस के अंदर चीजों को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करें। मैथ साइंस इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट है, चीजों को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करें, उसको रटे ना। तो उसके ऊपर ये काम करने की बात इनके द्वारा की जा रही है। तो आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि ये किसके साथ में मिलकर ये काम कर रहे हैं। फिर से बोल रहा हूं कि चीटिंग नहीं करनी है। ठीक है, गंदी बात होती है चीटिंग करना और नुकसान आप लोगों का ही होगा, क्योंकि आप लोग अगर अपने आप को इतना डेडिकेटेड नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ नहीं बिगड़ने का मेरा। आप लोग अगर ढंग से चीजों को फॉलो करेंगे तो आप लोग को ही फायदा होने वाला है इससे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए ही है, तो चीटिंग मत करना, प्रॉपर आंसर देना। ठीक है, चाइना के द्वारा अभी इंपोर्ट बैन कर दिया गया पाइनएप्पल का एक पर्टिकुलर एरिया से। इस एरिया का नाम आप लोगों को बताना है। ये बोल रहा है कि चाइना मेरे ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करा है, इसलिए चाइना के द्वारा ये हरकतें की गई हैं। तो यहाँ पर आप लोग बताइए यहाँ पर ये एरिया कौन सा है, इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर किसी ने नहीं सुनी है तो आप लोग उसको आगे से अगर कोई न्यूज आएगी तो उसको भी आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। हम लोग बात करते हैं छठे शेड्यूल के बारे में। छठा जो शेड्यूल है जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाती है। तो यहाँ पर आसाम त्रिपुरा के अलावा 2 और बेसिकली राज्य हैं। तो कौन सा है यहाँ पर आप लोग को ये बताना है, वो राज्य कौन सा है यहाँ पर। मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है। तो कौन सा है यहाँ पर और 2 राज्य है, उनके नाम एम से बनते हैं, इतना मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर पॉलिटिकल लेक्चर देखा होगा तो आप लोग आंसर दे दोगे आराम से। देखता हूं कौन कौन आंसर देते हैं। पंचायती राज सिस्टम हमारी कंट्री में जो था ये बेसिकली स्टार्टिंग में नहीं था, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया और उसके बाद में ऐड किया गया। तो इससे पहले इसके बारे में जो चीजें थी, बेस कहां से निकल के आया इसका, ये था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर, जो कि पार्ट 4 के अंदर आता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कहां आता है, पार्ट 4 में आता है। तो ये आर्टिकल का नंबर आप लोगों को बताना है, ये आर्टिकल कौन सा है। टाइगर रीलोकेशन का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 2018 में,
जिसमें बात की जा रही है एक मेल टाइगर था जिसका नाम था महावीर, और इसी के साथ में यहां पर इसको बेसिकली भेजा गया कान्हा टाइगर रिजर्व के अंदर, और फीमेल जो सुंदरी टाइगर थी इसको भेजा गया बांधवगढ़ के अंदर। ये आप लोगों को बताना है कि ये दोनों टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में है। दूसरा क्वेश्चन यहां पर है, सॉरी इनको यहां से निकालकर इनको भेजा गया कहां पर, ये था सतकोसी टाइगर रिजर्व, ये कहां पर है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर यहां से निकाला गया मेल महावीर और यहां से निकाली गई फीमेल सुंदरी, और इनको भेजा गया कहां पर, ये भेजा गया सतकोसी टाइगर रिजर्व, यानी कि कान्हा टाइगर रिजर्व से मेल और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से फीमेल सतकोसी टाइगर रिजर्व में भेजा गया ताकि आगे चलकर इनकी संख्या को बढ़ाया जा सके। तो यहां पर इस पर्टिकुलर पर्पज से यहां पर टाइगर रीलोकेशन का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 2018 में। इसके बारे में काफी सारे डिटेल डिस्कस करेंगे काफी अच्छे से, तो आप लोगों को बताना है। एक पर्टिकुलर शब्द आप लोगों को बताना है इसका क्या मतलब होता है। प्राइसिंग ऑफ द गुड और द सर्विस एट द लोवेस्ट प्राइस अगर किसी को कर देते हैं तो ये बेसिकली आप लोग बोल सकते कोई कंपीट ना कर पाए मार्केट से, उसको खत्म करना। मतलब क्या होता है इसका, मतलब ये होता है कि मुझे एक यहां पर उदाहरण याद आ जाता है, मैं जहां पर रहता था वहां पर एक खिलौने की दुकान थी, उसके सामने भी पहले एक खिलौने की दुकान हुआ करती थी। सामने वाला कुछ दिनों बाद देखा खिलौनों की दुकान जो थी वो बंद करके भाग गया। तो मैं एक दिन इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ खड़ा हुआ था, क्योंकि जहां पर मैं रहता था वहां पर जो लैंडलॉर्ड थे उनके जो बच्चे का जन्मदिन था, तो मुझे उनको थोड़ा एक गिफ्ट वगैरह देना था, तो मैं खिलौने की दुकान पर गया। तो वैसे बैठ के ऐसी नॉर्मल बातें होने लगी, तो उन्होंने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने बोला कि मार्केट से अगर कंपटीशन को खत्म करना है तो प्रोडक्ट जो है अपना प्राइस जो है इतना डाउन कर दो ताकि सामने वाला उस प्राइस पर बेच ना पाए, और उसको तब तक डाउन रखो जब तक वो वहां से भाग ना जाए। तो उनके द्वारा वो स्ट्रेटजी फॉलो की गई, तो उसी स्ट्रेटजी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। ये बेसिकली मार्केट में अपने पाव जमाने वाली बात होती है। सेम फंडा भी जियो के द्वारा किया गया, जियो के द्वारा कमर तोड़ दी गई। यहां पर एयरटेल या दूसरे जो आइडिया हटचट ये वोडाफोन सब हुआ करते थे, इनकी सबकी कहानी खत्म कर दी। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर ये कंपटीशन को खत्म करने का काम किया था ताकि सामने वाले को मार्केट छोड़ने के लिए मजबूर कर दी जाए। टर्म क्या होती है इसका नाम आप लोगों को बताना है, TERINCEL। इसके द्वारा बात की जा रही है इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक रिपोर्ट जिसका टाइटल दिया गया इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग टू नेट जीरो एमिशन एनर्जी सिस्टम, यानी कि नेट जीरो एमिशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जीरो होनी चाहिए, ये बेसिकली बोलना है। यानी कि जितने पेड़ काटे उतने ही पेड़ लगाओ, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो अगर पूछे कि यहां पर ये जो ट्रांसफॉर्मिंग टू नेट जीरो एमिशन एनर्जी सिस्टम, ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, तो TERINCEL के द्वारा प्रस्तुत की गई। इसकी फुल फॉर्म आप लोग बताइए। नेट जीरो एमिशन कब तक करने की बात की गई इनके द्वारा, ये आप लोगों को बताना है किस ईयर तक का। बोला जा रहा है कि अगर हम लोग 90% अपनी जो एनर्जी है वो आप बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह से यूज करना स्टार्ट करेंगे तभी हम लोग चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे। आज के डेट में ओनली लगभग 11% हम अपनी रिन्यूएबल एनर्जी यूज करते हैं एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं कि आज की डेट में अगर बात करें तो 90% जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है लगभग वो हम लोग दूसरे कोयला वगैरह यूज करते हैं, ओनली 11% हमारी रिन्यूएबल एनर्जी से सोलर विंड एनर्जी यूज करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आसाम की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके द्वारा पोचिंग मतलब शिकार किया जाता है यहाँ पर राइनोज का। तो बोला गया कि यहाँ पर कितने प्रतिशत ये घट गया है अभी लगभग 3 साल में। अभी यहाँ पर रिसेंटली इलेक्शन से रिलेटेड भी यहाँ पर ये कई सारी चीजें न्यूज में, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोगों को होना चाहिए। तो ये है क्वेश्चन जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं और बिल्कुल ईमानदारी के साथ में आंसर देने हैं। तो ये थी कुछ बातें यहाँ पर। आइए अब आगे बढ़ते हैं। डेली 2 वीडियो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। अगर ये 2 वीडियो आप लोग डेली अच्छे से देखते हैं तो करंट अफेयर आप लोगों की मुट्ठी में होगा, और जो रिवीजन की भी वीडियो आती है वो भी आप लोग अच्छे से उसको अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं क्या क्या बातें की जा रही है, ढंग से समझते हैं चीजों को ताकि आप लोग अच्छे से आंसर दे सकें। आगे बढ़ते हैं। बड़ी ही प्यारी न्यूज है। पहले हम लोग यहाँ पर नजर डालेंगे जो शॉर्ट न्यूज है, इनमें कई सारे इंटरेस्टिंग न्यूज है, एक एक कर देखते हैं। जो सबसे पहली न्यूज है मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगी, आप लोग भी इसको अपनी जो लाइफ है उसमें इंप्लीमेंट करिएगा, आने वाली जनरेशन के लिए भी आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए आज की डेट में जो एग्जाम होता है उसमें क्या चीजें नॉर्मली चेक की जाती है। अगर आप लोगों ने देखा होगा स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में, कि भाई साहब रट के जाओ और वहां पे जाकर छाप दो उसको एग्जाम में, बस हाँ यही काम करना है। जब एग्जाम पास आने वाला होता है तो एक दिन पहले या एक हफ्ते पहले बैठकर शाम को सारी चीजें जो है रट डाली और जाकर वहां पर चिपका दी। तो ये चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। पर लेकिन अभी जो है ये सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कंट्री से ना तो कोई साइंटिस्ट निकलता है। अगर देखें नोबेल प्राइज जो है अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में कब निकले थे हमारी कंट्री से, तो क्योंकि लोग जो है बस जैसे तैसे पास होना चाह रहे हैं और पास होने के बाद में जैसे तैसे जॉब लेना चाह रहे हैं। इसके अलावा कोई नहीं सोच रहा है कि ढंग से स्टडी की जाए, उसको अंडरस्टैंड किया जा सके, समझा जा सके। और गलती बच्चों की भी नहीं यार, माहौल ही ऐसा बना रखा है, उनके ऊपर इस तरीके की चीजें थोपी जाती हैं। तो इसी के चलते जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है उसके द्वारा अभी ब्रिटिश काउंसिल के साथ मिलकर यहाँ पर ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। इस फ्रेमवर्क में क्या होगा, जो 6ठी से लेकर 10वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उसके ऊपर फोकस दिया जाएगा। और क्या फोकस रहेगा, ताकि वो चीजों को अंडरस्टैंड कर सके, ना कि चीजों को रटे। मेमोराइज नहीं करना है कि हाँ यार ये चीजें रट लेते हैं एग्जाम में आएगी तो
आप लोग उनका आंसर दे पाओगे। तो इनको बेसिकली किस तरीके से यहां पर समझना है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। यूपीएससी का अगर आप लोग प्रीलिम्स देने जाओगे तो वो आप लोगों से नहीं बोलता है कि आप लोग चीजों को रट कराओ, वो आप लोगों का माइंड का एप्लीकेशन मांगता है। कुछ क्वेश्चन होंगे 5-7 क्वेश्चन गिने चुने, पर लेकिन वो मैटर नहीं करते हैं अगर आप लोग माइंड का एप्लीकेशन यूज करना जानते हैं ढंग से, अगर चीजों को आप लोग समझते हैं। तो इसीलिए मुझे यूपीएससी का जो पेपर होता है वो सबसे प्यारा लगता है, क्योंकि वहां पे अगर आप लोग चीजों की एक अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों के पास में, तो भी आप लोग जाकर बैठ के प्रीलिम्स जो है अपना आराम से निकाल लोगे। तो ये चीजें आप लोगों को यूपीएससी में ही देखने को मिलेगी। नॉर्मली स्टेट पीसीसी में क्या होता है, बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, ठीक है, पूछ लेंगे कौन कौन मिलकर यहां पर ये काम कर रहे हैं, तो ब्रिटिश काउंसिल मिलकर काम कर रही है। पर लेकिन यहां पर जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है वो यूपीएससी बनाती है काफी अच्छे लेवल पर कई सारे स्टेट पीसीएस आज के डेट में इस पैटर्न में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप लोग अगर यूपीएससी के लेवल की तैयारी करके चलोगे तो स्टेट पीसीएस को भी आप लोग आराम से टैकल कर पाओगे। आगे बात करते हैं यहां पर, तो इनके द्वारा पहली तो बात ये की गई कि दोनों मिलकर जो सीबीएसई है और यहां पर ब्रिटिश काउंसिल है, ये फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं ताकि 6वीं से लेकर 10वीं तक का जो इंग्लिश, मैथ और साइंस है उसको ढंग से एक तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके, ताकि बच्चे उसको समझें ना कि रटें। पहली बात। दूसरी बात जो है, जो नया फ्रेमवर्क है यहां पर वो ये है कि एजुकेशन मिनिस्टर हमारी कंट्री कौन है, ये है, इनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। तो इनके द्वारा इसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी कंट्री में लाई गई थी, वो बेसिकली हमारी कंट्री की एजुकेशन को एक ग्लोबल स्टैंडर्ड का बनाने की बात की जा रही है, यानी कि हमारी कंट्री की जो एजुकेशन है वो एक इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन बनाने की बात की जा रही है इनके द्वारा। तो ये इसका फोकस एरिया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप लोग कुछ बातें याद रखेगा। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अगर थोड़ा सा आप लोगों को रिवीजन कराऊं, एजुकेशन जो होती है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा कौन करंट लिस्ट में आती है, जहां सेंटर और स्टेट दोनों लोग बना सकते हैं। पहले ये स्टेट लिस्ट में आती थी, पर लेकिन 42वां संशोधन किया गया। कब किया गया? 1976 में। उसके बाद में यहां पर इसको ला दिया गया कॉन्करेंट लिस्ट में। अभी हमारी कंट्री में एजुकेशन पॉलिसी कौन से नंबर की है? यहां पर ये 30 नंबर की है। इससे पहले कब थी? यहां पर 1968 में। दूसरी कब थी? 1986 में। ये तीसरी है। अब आप लोगों को क्वेश्चन ये बताना है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो अमेंडमेंट किया गया था इसके बीच में, वो कब किया गया था? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ठीक है। ये इतनी बार पूछा जा रहा है अभी एग्जाम में, इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, अगर तो आप लोग भूलेंगे नहीं। याद क्या रखना, इतनी बार बता चुका हूं यार, अब तो आप लोगों को वैसे ही याद हो गया होगा। आगे बात करते हैं, ये हालांकि मैं आप लोगों को पहले बता चुका था, पर लेकिन अब यहां पर इस पे कुछ अपडेटेड चीजें आ रही हैं। देखिए, अंडमान निकोबार वाला जो एरिया है, जिसको आइलैंड वाला एरिया आप लोग बोलते हैं, अपनी कंट्री में अगर आप लोग देखेंगे तो इधर आप लोगों को ये अंडमान निकोबार वाला एरिया देखने को मिलेगा, बे ऑफ बंगाल वाले की साइड में, ठीक है। अपनी कंट्री का जो ईस्टर्न बॉर्डर है ना, इस साइड में आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये आइलैंड है, यानी कि छोटे छोटे द्वीप समूह है यहाँ पर ये हमारी कंट्री के। तो इसको डेवलप करने की बात की जा रही है हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो जो इसको डेवलपमेंट किया जा रहा है इस यूनियन टेरिटरी का, क्योंकि यूनियन की टेरिटरी है, तो इसको डेवलपमेंट के लिए प्लान बनाया गया। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। तो नीति आयोग ने जो प्लान बनाया, उसका जो फर्स्ट फेज है वो उसको अभी यहां पर स्टार्ट किया जा रहा है, जिसके चलते जो ग्रेट निकोबार है, जो कि सदर्न मोस्ट पॉइंट यहां पर अंडमान निकोबार का देखने को मिलेगा, उसमें यहां पर ये सस्टेनेबल बेसिकली डेवलपमेंट की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसको डेवलप किया जा सके एक अच्छे लेवल पर। तो इनके लिए एक प्लान लाया गया था 2020 में, जिसको बोला गया था अंडमान निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी कि इसको पर्टिकुलर तरीके से इंटीग्रेट करके इसका डेवलपमेंट करना है, इस चीज पर फोकस दिया गया था। अब उसको ये आगे बढ़ा रहे हैं, पर लेकिन कंसर्न है कई सारे लोगों के। एक तो बात की जा रही है यहां पर कि जो कमेटी है यहां पर, जो जनवरी 2021 में उसके द्वारा ये बातें बोली गई, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है उसके द्वारा ये एक तरीके से नोटिफाई किया गया कि देखिए आज की डेट में यहां पर गैलथे बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। एग्जैक्ट अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं, ये यहां पर ये आप लोग को देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में अगर बात करते हैं तो, ठीक है, जहां पर ये सेंचुरी फैली हुई है। तो इस सेंचुरी के पास में अगर आप लोग बात करते हैं, जो बेसिकली ग्रीन वाला रीजन है, ठीक है, तो ये सेंचुरी वाला जो बात करेंगे तो इसको बोला जा रहा है कि इससे यहां पर नुकसान पहुंचेगा इस पर्टिकुलर, अगर यहां पर आप लोग डेवलपमेंट करते हैं। पहला। दूसरा बोला गया है जो निकोबार का मेगापोड यहां पर एक बर्ड है जो कि इंडेंजर्ड है ग्लोबली। ये हमारी कंट्री में निकोबार वाले एरिया में पाई जाती है, जो यहां पर आप लोग इसको देख सकते हैं। शायद ही आप लोगों ने देखी होगी, कभी मैंने भी पहली बार देखा जब पिक्चर मैंने इसकी देखी। तो ये पर्टिकुलर इसी एरिया में पाई जाती है, तो इसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। दूसरा यहां पर जो बोला जा रहा है, ये बात की जा रही है सोपियन, ये यहां पर हंटर गैदरिंग नोमैडिक कम्युनिटी है, यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी है जो इस पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है। अगर यहां पर डेवलपमेंट करेंगे, जिस एरिया में डेवलपमेंट करने की बात की जा रही है, उस एरिया से ये क्या करते हैं, ये बहुत बात की जा रही है फोर्जिंग, यानी कि अपना खाना ढूंढते हैं इस एरिया में जाकर। ये तो इनका खाना ढूंढना जो है वहां पर बंद हो जाएगा, तो ये भूखी मरना स्टार्ट हो जाएंगी अगर इनको कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दिया जाएगा। तो ये कई सारे नुकसान यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलेंगे, जो डेवलपमेंट के नाम पर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो, ठीक है। तो नाम याद रखना, अंडमान निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया गया है, नीति आयोग के द्वारा बेसिकली यहां पर ये प्रोड्यूस किया गया है, ताकि जो यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन में डेवलपमेंट किया जा सके, ठीक है।
और ये यहाँ पर मेगापोड है जिसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए चाइना है एक ऐसी कंट्री है जिसको कितने भी दिन नुलकी में रखो कुत्ते की पूंछ सीधी की वो टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी, सीधी की सीधी नहीं सीधी हो जाए तो दिक्कत ही क्या बात है। तो यहाँ पर अभी क्या किया गया इनके द्वारा, फिलीपीन है बेचारी एक छोटी सी कंट्री यहाँ पर पड़ोस में, उसके एरिया में 220 के करीब चाइनीज बोट यानी कि नाव देखी गई, ये साउथ चाइना सी के अंदर में। अगर एग्जैक्ट आप लोग लोकेशन देखना चाहते हैं तो ये चाइना हो गया, और यहाँ पर ये आप लोग देखिए साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में ये चाइना की लाइन है जो मैं अभी यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। चाइना ये बोलता है कि ये सारा एरिया मेरा है। जो बाकी के जो कंट्री हैं यहाँ पर जैसे कि फिलीपीन हो गया, बुर्नोई हो गया, मलेशिया हो गया या फिर वियतनाम हो गया, ये गए सब ऐसी तैसी में। चाइना बोलता है कि सारा एरिया मेरा है। तो यानी कि यहाँ पर फालतू के सारी कंट्री अपना क्लेम कर रही है, चाइना इसको दबा कर बैठ गया है। और जब मन के चाइना वहां पर घुमाता है, कभी अपने हवाई जहाज लेकर घुमाता है तो कभी पानी के जहाज लेकर घुमाता है। तो अभी फिलीपीन के द्वारा ये बोला गया कि यार ये सही बात नहीं है, तुम हमारे सोवरेन एरिया में आ रहे हो तो हमारी कंट्री की सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता के ऊपर आप लोग क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो। इससे हमारी कंट्री और जो आपकी कंट्री के बीच में जो एक लाइन है वो बेसिकली यहां पर कहीं ना कहीं धुलमित होती नजर आती है। चाइना बार बार पहले इंडिया के साथ में कर रहा है, कभी वियतनाम के साथ में करने लग जाता है ऐसी हरकतें, कभी आप लोग तो देखने को मिला भूटान के साथ में लग जाता है। चाइना की ऐसी हरकतें ये चलती रहती हैं। ये बेसिकली ये वो इंसान है जिसको शांति में जिंदगी जीना पसंद नहीं है। इसको कोई ना कोई एक तरीके से नहीं, कोई ना कोई एक तरीके से एंटरटेनमेंट कोई साधन चाहिए, तो ये कंटिन्यू उसको रखता है। तो यहां पर अगर बात करें, ये बात की जा रही है यहां पर ये व्हाइट रीफ, और इसी के साथ में यहां पर जो मनीला के अंदर इसको बेसिकली जूलियन फिलिप रीफ के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्जैक्ट लोकेशन यहां पर है इसकी। तो ये साउथ चाइना सी के अंदर है और ये फिलीपीन का एरिया है बेसिकली, पर चाइना आकर यहां पर अपनी दादागिरी दिखाता है। तो इसके चलते ये भी न्यूज में आ गया, तो इसके बारे में हल्का सा याद रखते हैं कि कहां पर ये पड़ता है। तो ये यहां पर पड़ता है एग्जैक्ट लोकेशन साउथ चाइना सी के अंदर। तो ये यहां पर चाइना की हरकतें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में हल्का सा याद रखिएगा। यहां पर ये पार्सल आइलैंड भी है, यहां पर ये बेसिकली इसको भी चाइना बोलता है मेरा ये एरिया है। जापान के भी आइलैंड है यहां पर, उसको बोलता है चाइना मेरा एरिया है। तो चाइना खाकर मर जाएगा ये सारे एरिया। दादागिरी दिखाता है बेसिकली, क्या बोला जाए इसके बारे में, अपने आप को दिखाता है कि हम ही हमें, बस कोई कुछ नहीं करेगा यहाँ पर। तो ये है। नेक्स्ट यहाँ पर है ये एक कल्चर के पॉइंट ऑफ से क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, या फिर पर्सन इन न्यूज में जो रहता है उससे क्वेश्चन बन जाएगा। बात की जा रही है यहाँ पर ललिता यहाँ पर बेसिकली दो बहन थी जिनको हैदराबादी सिस्टर के नाम से जानते थे। तो यहाँ पर दो बहन आप लोग देखते हैं यहाँ पर, इनका नाम है हरिप्रिया और एक का नाम है ललिता। तो रिसेंटली जो अभी ललिता है वो रिसेंटली अभी उनकी जान चली गई है। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी, खासकर अगर बात करें कर्नाटिक जो म्यूजिक है उससे रिलेटेड। यहाँ पर ये इनको यहाँ पर कर्नाटिक जो वोकलिस्ट गुरु ललिता के नाम से भी इनको जाना जाता था। 70 साल की एज में अभी इनकी डेथ हो गई। तो क्लासिकल म्यूजिक बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में ये जो जाने जाते थे, इनका नाम बेसिकली जाने जाते थे यहाँ पर काम के लिए, जो बोलते हैं यहाँ पर मनोधर्मा। ठीक है, तो ये एक तरीके का प्योर ट्रेडिशन स्टाइल होता है, जो कि यहाँ पर अपना जो रागाज होते हैं या फिर कीर्ति जो होते हैं, यानी कि अपने आप को प्रेजेंट करने का सबका तरीका है। देखिए दुनिया भर के लोग आप लोग आज की डेट में आप लोग मिलते होंगे, अलग अलग लोगों का अलग अलग नेचर होता है, हर चीज को देखने का नजरिया अलग होता है। और दूसरे लोगों को छोड़ो, आप अगर बात करें, बहुत सारे आज की डेट में आप लोग देखते हैं कि आप लोगों ने जैसे टीचर से, बहुत सारे टीचर से पढ़े हैं, तो सबका अपना अपना स्टाइल है, सबके पास में नॉलेज है, सब अपने तरीके से पढ़ाते हैं। तो सब अच्छे अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबका एक अपना स्टाइल आप लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छा ये टीचर ऐसे पढ़ाता है, वो ऐसे पढ़ाता है, कुछ शब्द कोई कैसे बोलता है, कोई कैसे बोलता है, तो ये अपना अपना स्टाइल होता है। तो उसी स्टाइल के बारे में बात की जा रही है। ऐसे संगीतकार हो गया, ऐसे डॉक्टर हो गया। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि नब्ज देखकर, हाथ पकड़कर नब्ज देखकर बता देंगे कौन सी बीमारी है। ठीक है, बहुत से ऐसे मिस्त्री होते हैं कि आप लोग उसको एक बार मशीन दिखा दो, बिना खोले बता देंगे भाई साहब ये दिक्कत हो रखी है इस मशीन में। ठीक है, तो वही बात की जा रही है। तो सबका अपना स्टाइल है, तो उसी को यहाँ पर इनके द्वारा अपनी कंट्री के अंदर और अब्रोड, ये एक ब्रोड यानी कि विदेशों में भी इनके द्वारा अपनी परफॉर्मेंस दी गई दोनों सिस्टर्स के द्वारा। तो अब इनकी जो जोड़ी है वो यहाँ पर टूट गई है फिलहाल। अभी यहाँ पर ये अभी रह गई हैं। तो काफी दुखद घटना आप लोग बोल सकते हैं। तो भगवान अल्लाह गॉड जो भी बोले, इनकी आत्मा को शांति दे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है लेटर ऑफ एग्रीमेंट के बारे में। तो लेटर ऑफ एग्रीमेंट किस किस के बीच में, यह है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, इसी के साथ में यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। आखिर कैसा एग्रीमेंट, एक अभी जेवर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है यहाँ पर नोएडा के अंदर, जो कि लगभग डेवलप हो चुका है। एग्जैक्ट आप लोग कुछ ऐसा देखेगा, देखने को मिलेगी चीजें। तो ये एनसीआर के अंदर जो खासकर जो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, बेसिकली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है, तो उस पे यहां पर कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। ये एयरपोर्ट यहां पर डेवलप किया गया, तो इसी एयरपोर्ट को अभी यहां पर इनॉग्रेट किया जाएगा। तो जो यहां पर YIAPL यानी कि यमुना इंटरनेशनल प्राइवेट जो लिमिटेड है, वो यहां पर मेन जो बॉडी है वो काम कर रही है। ये ज्वाइंट वेंचर है। ज्वाइंट वेंचर किस किस के साथ में, ये यहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश और इसी के साथ में ज्यूरिक। ठीक है, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनके द्वारा मिलकर काम किया गया है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, ये जो ज्यूरिक ये सिटी है, ये पर्टिकुलर कहां पर लोकेटेड है, ये
आप लोग बताइए किस कंट्री की सिटी है ये, जिस एयरपोर्ट के बारे में बात की जा रही है। आगे बात करते हैं यहां पर ये जो नेक्स्ट न्यूज है यहां पर ये ताइवान के बारे में बात कर रही है। ताइवान और बेसिकली चाइना के बारे में बात की जा रही है। इसकी हिस्ट्री में मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोग इसको ढंग से समझ सकें। आखिर न्यूज क्या है पहले आप लोग ये समझिए। न्यूज यहां पर ये चाइना के द्वारा अभी आरोप लगाया जा रहा है कि ताइवान के अंदर से जो ताइवान जो है बेसिकली एक तरीके से सबसे पहले तो इनका सोवरेन इश्यू रहता है, तो ताइवान के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेची जाती हैं, चाइना बोल रहा है उनके ऊपर बैन लगाने के लिए। क्या है यहां पर? पाइनएप्पल जो है यहां पर आप लोग यहां पर भी इसको देख सकते हैं। चाइना ये बोला है कि जो ताइवान के द्वारा पाइनएप्पल बेचा जाता है वो पाइनएप्पल उस सही क्वालिटी का नहीं है, उसके अंदर जो चीजें यूज की जाती हैं, कुछ खाद वगैरह जो यूज किया जाता है वो काफी नुकसानदेह है, यानी कि जो भी खाद वगैरह जो यूज किया जाता है, तो इसलिए वो यहां से पाइनएप्पल लेना बंद करता है। यानी कि एक तरीके से जो ताइवान है, ताइवान को नीचा दिखाने की कोशिश चाइना के द्वारा की जा रही है कि चाइना का और दूसरी जो ताइवान का और दूसरी कंट्री के साथ भी रिलेशन अच्छा न बने। ये चाइना हो गया और ये ताइवान हो गया, ये बेसिकली इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में बात की जा रही है। तो मुद्दा ये है इनका घुमा फिराकर कि कैसे यहां पर प्रॉपर वे में आप लोगों को चीजों को आगे लेकर चलना है ताकि जो ताइवान है उसको सप्रेस किया जा सके। मैंने बोला ना कि अभी शांति में नहीं बैठने वाला रीजन, शांति में बैठने वाला इंसान नहीं है चाइना, तो ताकि ताइवान को नुकसान पहुंच सके और ताइवान जो है हमेशा चाइना के कंट्रोल में रहे। ताइवान जो है उसकी जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है तीसाई इनवेन, तो इनके द्वारा बोला गया कि जो पाइनएप्पल चैलेंज के नाम से इनके द्वारा सोशल मीडिया पर ये एक मूवमेंट चलाया गया और बोला गया चाइना हमारी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है ताकि हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा सके। इसके बारे में अगर थोड़ी सी और बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करूं, ताइवान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा भी यहां पर हैशटैग ताइवान और जो लाइक माइंडेड कंट्री है, यानी कि जो ताइवान के साथ में मिलकर काम करना चाहती है वो कंट्री ताइवान के जैसा सोचती है, फ्रीडम है उस कंट्री में, तो यहां पर फ्रीडम पाइनएप्पल करके इन्होंने हैशटैग स्टार्ट किया सोशल मीडिया पर। यानी कि चाइना जो है इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है, ये बात ताइवान के द्वारा यहां पर बोली गई। चाइना क्यों ऐसा करता है? क्योंकि चाइना जो है ताइवान से चिढ़ता है काफी ज्यादा। ताइवान जो है आज के डेट में एक छोटा सा एक पर्टिकुलर एरिया है जो चाइना के बगल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये कि पहले यहां पर यही जो ताइवान जिसको आप लोग बोल रहे हैं पूरे चाइना के ऊपर रूल किया करता था, पर लेकिन जब चाइनीज सिविल वॉर चल रही थी 1949 में, यहां पर ये सिविल वॉर एंड हुई, तो उस टाइम में जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है उसके द्वारा कंट्रोल कर लिया, जिसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना आप लोग बोलते हैं, ये यहां पर स्टेब्लिश की गई। और जहां पर कुमिंगतांग जो पार्टी है यहां पर ये बेचारी इनको वहां से चाइना से हटाकर एक पर्टिकुलर छोटे से एरिया में जिसको ताइवान बोलते हैं वहां पर पहुंचा दिया। तो काफी लंबे समय तक तो इनके द्वारा ये बोला गया कि हम ही मेन जो है चाइना है, ये मेन चाइना नहीं है। यानी कि पहले आप लोग समझिएगा, यहां पर एक बार मैप आप लोग देखिए, यहां पर ताइवान आप लोगों को देखने को मिलेगा। ताइवान ये बोल रहा है कि हम मेन चाइना है और ये बड़ा सा चाइना नहीं है। तो देखिए ज्यादा लंबे समय तक ये विश्वास करने वाली बात जो है थोड़ी टफ पड़ जाती है। फिर लोगों के द्वारा यहां पर ये बोला गया, जब चाइना ने बोला पावरफुल कंट्री हो गया चाइना, सब अपने व्यापार के बारे में बात करते हैं, सब अपने बारे में सोचते हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है ये चाइनीज का चाइना का पार्ट है और उसको चाइनीज ताइपेई बोला गया। तो चाइनीज ताइपेई बोलने का मतलब है कि चाइना का पार्ट है ये जो ताइपेई यानी कि ताइवान, तो इस नाम से इसको पकड़ा रहता है जो कि ऑफिशियल नाम है यहां पर आज की डेट में। तो ये इसको ताइपेई जब भी बोलता है कि मुझे इंडिपेंडेंट तरीके से काम करना है तो तभी चाइना ऐसी हरकतें करता है। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने आर्टिकल भी डिस्कस किया था इसके बारे में कि इंडिया और ताइवान के रिलेशन के बारे में, तो कई सारे एरिया में हम लोग मिलकर काम करते हैं। तो ब्रिटिश जो है ताइवान को अपनी प्रोविंस मानता है, पर ताइवान अपने आप को एक सेल्फ रूल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री की तरीके से देखता है। और सेम पैटर्न पर हांगकांग जो है वो भी यहां पर इसी पैटर्न पर चलने की कोशिश करता है। हांगकांग क्या है? हांगकांग एक ऐसा एरिया है जो कि 1997 में यहां पर ब्रिटेन के द्वारा चाइना को दिया गया था। तो ब्रिटेन के अंदर था पहले ये, तो वहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम है, चाइना के अंदर तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है नहीं है, तो उसके चलते वहां पर भी प्रोटेस्ट चल रहा है। चाइना उसको भी सप्रेस करने की यानी कि दबाने की कोशिश कर रहा है और ताइवान को भी दबाने की कोशिश करता रहता है। तो इसके चलते यहां पर ताइवान चाहता है कि मुझे एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री की तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाए, यानी कि ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री बने, ना बोले कोई यहां पर यार चाइना का पार्ट है, यहां पर चाइनीज ताइपाई है। हालांकि ऑफिशियली आज की डेट में भी इसका नाम जो है रिपब्लिक ऑफ जो चाइना आप लोगों को जो देखने को मिलेगा यहां पर, तो गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज की जाती है, स्टिल यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये चेंज होना चाहिए, पर लेकिन चाइना का जितना दबदबा है उसके चलते ये चेंज नहीं हो पाता है और आज भी इसको चाइना का पार्ट की तरीके से देखा जाता है। तो जब भी ये किसी इंटरनेशनल लेवल पर कोई रिलेशन बढ़ाने की कोशिश करता है तो चाइना कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर एक और है, वो क्या बात है? वो ये बात है कि आज की डेट में अगर आप लोग इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करें तो यहां पर ये भी बोलता है कि हम लोग जो हैं आज की डेट में जो चाइना है बेसिकली वो कि एक तरीके से कि एक जो नहीं कहते कि वन कंट्री वन सिस्टम की बात करता है कि नहीं हम लोग वन चाइना पॉलिसी फॉलो करेंगे। वन चाइना मतलब कि ताइवान भी हमारा पार्ट है, हांगकांग भी हमारा पार्ट है, कोई अलग नहीं कर सकता इनको, और सब एक्सेप्ट भी करते हैं क्योंकि ताकतवर कंट्री है, तो ताकतवर के सामने सर सब झुकाते हैं। तो वही बात आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी।
तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, क्वेश्चन बने तो आंसर दीजिएगा। स्टेट के बारे में जो न्यूज है, इंटरेस्टिंग न्यूज है, इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा रही है। तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आखिर ये क्या है। पहले भी अगर थोड़े लंबे समय से आप लोग वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो ये मैंने पहले भी न्यूज डिस्कस की है, थोड़ा सा 1-1.5 साल पहले, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या था, यहां पर एक तो टिग्रिस यानी कि जो एक तरीके से जो फीमेल जो टाइगर है और एक यहां पर टाइगर, उनको री एलोकेट किया गया, एक तरीके से ट्रांसलोकेट किया गया एक एरिया से दूसरे एरिया में, ताकि उस एरिया में जहां पर ट्रांसलोकेट किया जा रहा है उड़ीसा के अंदर, वहां पर भी अच्छी खासी इनकी संख्या बढ़ाई जा सके। पर लेकिन ये जो सक्सेसफुल मिशन नहीं हो पाया है, जानेंगे आखिर ऐसा क्या हुआ। तो यहां पर देखने को मिला कि ये शिफ्ट जो किया गया था इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन, ये एक तरीके से रिटर्न फिर होम आ गए, यानी कि जहां से इनको ट्रांसलोकेट किया गया था फिर वहां से ये अपने अपने एरिया में आ गए। तो समझते हैं, ये टिग्रिस जो रिलोकेशन जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया 2018 में, क्या किया गया था, 2 बिग कैट मतलब जो टाइगर थी 2, एक तो था मेल जिसका नाम था महावीर, और दूसरा था यहां पर, ये कहां से लाया गया, ये लाया गया कान्हा टाइगर रिजर्व से, और दूसरी थी फीमेल, ये कहां से लाई, ये सुंदरी जिसका नाम था बेसिकली महावीर था मेल और सुंदरी थी फीमेल नाम देखो तो बांधवगढ़ जो मध्य प्रदेश से इसको लाया गया, यानी कि कान्हा टाइगर रिजर्व से तो लाया गया मेल को महावीर को, और इसी के साथ में बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व से लाया गया फीमेल को, जो मध्य प्रदेश के अंदर है। इनको लेके कहां पर ले जाया गया, ये लेकर लाया गया है इनको सतकोसिया टाइगर रिजर्व, कहां पर है, उड़ीसा के अंदर। तो ये बिल्कुल ऐसी है जैसे अरेंज मैरिज नहीं की जाती है, पर लेकिन इनकी शादी जो है वो चल नहीं पाई, दोनों के बीच में डाइवोर्स हो गया, क्योंकि दोनों का जो मन है वो नहीं मिला, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं दोनों की सोच नहीं मिली है। तो इसके चलते फिर से इनको अपने अपने एरिया में भेजा जा रहा है जहां से इनको लाया गया था। तो यहां पर बेसिकली पॉपुलेशन बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी ये उड़ीसा वाले एरिया में, पर लेकिन जब शादी नहीं चली तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी, तो दोनों का फिर से डाइवोर्स हो गया यहाँ पर। तो इसके चलते यहाँ पर फिर से इनको वहीं पर ही रिलोकेट कर दिया गया है। तो 3 एरिया के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। कान्हा टाइगर रिजर्व कहां पर है, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर। इसका पूछा जाएगा कि यहां पर बांधवगढ़ ये कहां पर है, ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट यहां पर सतकोसिया जो टाइगर रिजर्व है ये कहां पर है, ये उड़ीसा के अंदर है। तो ये कुछ बातें होगी। 6 जो टाइगर है यहां पर 3 पेयर में, यहां पर डिफरेंट रिजर्वायर मध्य प्रदेश में यहां पर सेंड किए गए थे उड़ीसा में, पर लेकिन ढंग से काम नहीं हो पाया, तो प्रोजेक्ट जो है ये ट्रबल में आ गया फिलहाल जो है, और ये प्रोजेक्ट जो है सस्पेंड कर दिया गया है अभी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। तो आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझिएगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्या है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को शॉर्ट फॉर्म में NTCA बोलते हैं। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2005 में। 2005 में यहां पर जो एस्टैब्लिश किया गया तो एक टाइगर टास्क फोर्स बनाई गई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके बेस पर प्रोजेक्ट टाइगर भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो टाइगर रिजर्व इंडिया में कई सारे यहां पर डिक्लेयर किए जाते हैं, तो इसके चलते इसको भी एस्टैब्लिश किया गया। टाइगर प्रोटेक्शन प्रोग्राम हमारी कंट्री में जिसकी एक ऑफिशियल नाम है टाइगर प्रोटेक्शन प्रोग्राम, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको प्रोजेक्ट टाइगर बोल देते हैं। जैसे नहीं बजट तो नॉर्मल तरीके से है, पर लेकिन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो इसका मेन असली नाम है, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा बताइए तो जरा कहां पर है, आर्टिकल कौन सा है जहां पर ये मेंशन है संविधान में, बजट मेंशन नहीं है, याद रखना। तो यहां पर 1973 में टाइगर प्रोटेक्शन प्रोग्राम बनाया गया, जिसको प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से भी आप लोग जानते हैं। केशवानंद भारती का केस भी 1973 में ही है, ये भी याद रखिएगा। वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, इनके 1972 का, ये अमेंडमेंट किया गया इसको 2006 में, और उसके चलते नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ये सामने निकल कर आई प्रोजेक्ट टाइगर को देखने के लिए, क्योंकि टाइगर जो था वो इंडेंजर्ड में था, उसको यहां पर बचाने की बात की गई, तो इसलिए यहां पर इसको पिक्चर में लाया गया। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो ये होते हैं मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कौन है आज के डेट में, यह प्रकाश जावड़ेकर साहब। टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है ये यहां पर प्रिपेयर करती है एनुअल प्लान, यहां पर फिर पार्लियामेंट के सामने रखती है, तो ये चीजें देखने को मिलेगी। स्टेट के लेवल पर अगर बात करें, टाइगर स्टेट जो है यहां पर अगर ये स्टीयरिंग जो लेवल कमेटी यहां पर ये स्टेट में राज्य के अंदर, तो यहां पर ये किसके अंदर रहती है, चीफ मिनिस्टर के अंदर में रहती है। सेंटर में प्राइम मिनिस्टर के अंदर नहीं रहती है, सेंटर में तो रहती है यहां पर एनवायरमेंट मिनिस्टर के अंदर, और स्टेट में रहती है चीफ मिनिस्टर के अंदर। तो ये कंफ्यूजन में आप लोगों को नहीं आना है, इस तरीके से थोड़ा सा उन्हें कहते हैं कि आइडिया होना चाहिए कि एग्जैक्ट पूछा क्या जा रहा है। तो कई बार कंफ्यूजन में आके पूछा कुछ और हो जाता है और आंसर आप लोग कुछ और दे देते हैं, तो इसलिए कहते हैं ध्यान से सुनना चाहिए, तो फिर आप लोग कोई कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर ये बेसिकली बात की जा रही है किसके बारे में, एक रिपोर्ट के बारे में। तो जो रिपोर्ट है यहां पर, ये रिपोर्ट है यहां पर एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, जिसका नाम है यहां पर द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जिसको टीरी के नाम से आप लोग जानते हैं, टीरी सेल। तो यहां पर ये पूरा नाम है, इसके द्वारा टीरी और सेल के द्वारा इनके द्वारा मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की गई, जिसका नाम है इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग टू ए नेट जीरो एमिशन एनर्जी सिस्टम। नेट जीरो एमिशन यानी कि जो एमिशन है कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो जीरो होना चाहिए, यानी कि जितना आप लोग यहां पर प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही आप लोग उसको खत्म करो किसी न किसी तरीके से, तो ऐसे फॉलो कर रहे हैं।
इसमें क्या बोला गया कि हम लोग अगर 2050 तक का नेट जीरो एमिशन कर पाएंगे डोमेस्टिक एनर्जी पर, तभी हम लोग ढंग से चीजों को आगे लेकर चल पाएंगे। सस्टेनेबल इकोनॉमी तभी आप लोग ढंग से लेकर चल पाएंगे। यानी कि इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट डेवलपमेंट के बीच में एक बैलेंस बनाकर आप लोगों को यहां पर चलना है, जो कि काफी ज्यादा जरूरी है। तो इंडिया की जो नीड है, अगर उसके हिसाब से आप लोग बात करते हैं, ये सस्टेनेबल पॉलिसी की बात करते हैं, इनोवेशन के बारे में बात करते हैं और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। मैसिव स्केल पर यहां पर ये सारी बातें की जाती है ताकि अच्छे से चीजों को लेकर आगे बढ़ा सके। अगर रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में आप लोग बात करेंगे तो शेयर ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी इन पावर, तो इसके बारे में बात करें तो यहां पर 90% तक अगर आप लोग इसको बढ़ा देते हैं तो ही जाकर आप लोग नेट जीरो एमिशन ला पाएंगे, अपना गोल अचीव कर पाएंगे 2050 तक का, वरना आप लोग नहीं कर पाएंगे। आज की डेट में क्या है, 11% के करीब हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, या फिर दूसरी जो भी रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी में आती है, जैसे कि आप लोग हाइड्रो एनर्जी बोल सकते हैं। तो ये हम लोग ओनली 11% है टोटल एनर्जी का, जबकि बोला जा रहा है 90% करने को। तो अच्छे लेवल पर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोग प्रॉपर वे में ये चीजों को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। और फेज आउट करना पड़ेगा कोयल फायर्ड जो बेसिकली पावर प्लांट है, यानी कि कोयले से जो बिजली बनाई जाती है 2050 तक का। पर लेकिन ये भी दिक्कत में है, क्योंकि अदानी तो बहुत सारा प्रोजेक्ट अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोयला खरीद रहे हैं, वो कोयला क्या ला के यहां पर क्या करेंगे उसमें थोड़ी ना भुट्टे सेकेंगे वे, उसमें फिर क्या करेंगे, फिर से बिजली बनाएंगे। तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है कि चलना किस डायरेक्शन में है और चल हम लोग किस डायरेक्शन में रहे हैं। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। फोकस जो है यहां पर एनर्जी एफिशिएंसी का, ये यहां पर बिल्डिंग लाइट एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस के बारे में बात की जा रही है। रिड्यूस एमिशन को रिड्यूस करना है कमर्शियल व्हीकल से भी, इसी के साथ में से ट्रैक्टर वगैरह हो गए, कमर्शियल व्हीकल हो गए। आप लोगों ने देखा होगा अभी जो स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई गई कि पुराने व्हीकल को कटवा दो, उसको यानी कि पेट में कटवा दो डांगर को, ठीक है, सुना होगा देसी भाषा में। तो इसी तरीके से बोला जा रहा है कि जो ये भी जो इस तरीके की जो चीजें उनको जो बेसिकली 20 साल से पुरानी हो चुकी हैं उनको अब यूज मत करो, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैलाते हैं, ईंधन को ढंग से यूज नहीं करती है, तो दिक्कत देखने को मिलती है। तो ग्रेटर यूज ऑफ बायोफ्यूल, बेसिकली हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को यूज करके कई सारे ऐसे हम लोग चीजें करने की कोशिश करें ताकि एविएशन के फील्ड में भी हम लोग चीजें चेंज करके ला सके। अगर बात करें यहां पर तो टैक्स की बात की जा रही है, एमिशन के ऊपर टैक्स लगाया जाए तो भी चीजें आप लोगों को सुधरती नजर आएगी, जो कि ऑलरेडी काम भी हम लोग कर रहे हैं। विंड, सोलर, हाइड्रो और न्यूक्लियर, इनको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट 3 यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी होगी और एक न्यूक्लियर एनर्जी होगी। न्यूक्लियर एनर्जी में यूरेनियम वगैरह यूज करते हैं आप लोग, थोरियम वगैरह यूज करते हैं, हालांकि अभी इतना प्रोडक्टिव नहीं हुआ है कि थोरियम यूज कर सके, उसके ऊपर काम चलता है, पर लेकिन यूरेनियम जो है काफी अच्छे से यूज किया जाता है। तो अगर उसको ढंग से हम लोग और यूटिलाइज करें तो ये भी पॉल्यूशन नहीं फैलाता है, तो ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज है और इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में बात की जा रही है। बहुत ज्यादा न्यूज में इलेक्ट्रोल बॉन्ड फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस पहुंचा, तो उसके चलते यहां पर ये बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया है इलेक्ट्रोल बॉन्ड। न्यूज में क्यों आ गया है? न्यूज में इसलिए आ गया क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मिसयूज होता है, तो पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको गलत तरीके से भी यूज करती है और कई बार तो ऐसा लगता है कि जो टेररिस्ट फंडिंग के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है, तो कोई इसको देखने वाला नहीं है, तो इसको कैसे आप लोग लेकर चल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पॉलिटिकल पार्टी से पूछा गया क्या आप लोगों का कंट्रोल है इसके ऊपर कि आप लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि पैसे का मिसयूज नहीं होगा, तो इसके बारे में यहां पर पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, पॉलिटिकल पार्टी से। इलेक्ट्रोल बॉन्ड है क्या? बेसिकली अगर डेफिनेशन बोले तो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है फॉर मेकिंग द डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। ये एक सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड इज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेकिंग द डोनेशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो हमारी कंट्री में ये किस किस डिनोमिनेशन में आते हैं? 1000 का खरीद सकते हैं, 10,000 का, 1 लाख का, 10 लाख का, 1 करोड़ का, और विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट, यानी कि कितना भी आप लोग यहां पर ऐसा कर सकते हैं कि 1 करोड़ के आप लोग 5 खरीद लीजिए, 5 करोड़ डोनेट कर दीजिए, तो कोई लिमिटेशन नहीं है। तो कितना भी पैसा अगर आप लोगों को लगता है यार ये पॉलिटिकल पार्टी बड़ी महान काम कर रही है, इसको ना सारा पैसे दे देता हूं मैं, ठीक है, तो ऐसा अगर आप लोगों को लगे तो आप लोग दे सकते हैं, कोई रोके टोकेगा नहीं आप लोगों को, ठीक है। पूरी जिंदगी की कमाई इस पॉलिटिकल पार्टी को देनी है और बहुत अच्छा काम कर रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो ऑथराइजेशन बैंक यहां पर ऑथराइज्ड है, इसके अलावा कोई और नहीं इसको बेच सकता है, ठीक है। तो ये इन कैश करेगा, तो वैलिड रहते हैं 15 दिनों के लिए और स्टार्टिंग में ये खरीदने होते हैं 10 दिनों तक आप लोगों को, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, यानी कि जो यहां पर क्वार्टर होता है इसके स्टार्टिंग फेज में, जैसे जनवरी स्टार्ट हो गया तो 1 से लेकर 10 जनवरी तक आप लोग इसको खरीद सकते हैं, और फिर जैसे 10 जनवरी आ गया तो फिर 15 दिन के अंदर अंदर जिस दिन आप लोगों ने खरीदा उसके बाद में, मान लीजिए आप लोगों ने 10 जनवरी को खरीदा तो फिर 15 दिन यानी कि 25 तारीख तक आप लोग क्या कर रहे हैं, 15 दिन के अंदर अंदर इसको आप लोगों को यहां पर उसी पॉलिटिकल पार्टी को देना है जिसको आप लोगों ने यहां पर बेसिकली देने की बात की जा रही है, ठीक है। तो उस तक पहुंचाना है, वरना इसका मतलब नहीं रहेगा फिर। तो बॉन्ड जो है वो रिडीम करना पड़ेगा आप लोगों को, जैसे स्क्रैच करते हैं कि हाँ इसमें क्या कोड यार देख लेते हैं क्या मिल रहा है इसमें प्राइस वगैरह, तो उसके चलते यहां पर रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी तक ये पहुंच जाएगा। तो ये तरीका है यहां पर
10-10 दिन के लिए यहाँ पर ये इस तरीके से निकाले जाते हैं। जो यहाँ पर पर्सन, अभी यहाँ पर आप लोग देखते हैं अप्रैल स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ पर 1 अप्रैल से यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। जो पर्सन है इंडिविजुअल इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, या आइदर सिंगल और ज्वाइंटली, या फिर कोई भी मिलकर यहाँ पर इसको खरीद सकते हैं। जो डोनर है उसका नाम नहीं लिखा होगा इसके ऊपर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। यानी कि मैं 1 करोड़ रुपए का एक बॉन्ड खरीदूं और जाकर किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे दूं कि मैंने कहा ये लो मेरी तरफ से डोनेशन है, आगे से एजुकेशन जो है वो लोगों को सस्ती प्रोवाइड करा दो। ठीक है तो कहने का मतलब यहां पर यह कि अगर यहां पर इनको कोई पॉलिटिकल पार्टी को कोई चंदा देकर कि बोले जैसे कि ये काम तुमको करना है क्योंकि इतना डोनेशन दिया था, क्योंकि कोई ना कोई काम तो करेगा ही, फिर बाद में तो वो तो नॉर्मल सी बात है, फ्री में कोई किसी को पैसे नहीं दे रहा, तो यहां पर ये पैसे दिए जाएंगे तो उससे फेवर भी लेने की कोशिश की जाएगी। और इंटरेस्टिंग है किसने पैसा दिया वो मेंशन नहीं है, तो किसने पैसा दिया और किसको ले जाकर दे दिया ये यहां पर ओनली गवर्नमेंट ही इसको चेक कर सकती है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का बैंक है, तो इसलिए यहां पर इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। तो यहां पर इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है यहां पर ये बोला तो ये गया था कि यहां पर ये बेसिकली जो अंडर द टेबल डोनेशन लेती है पॉलिटिकल पार्टी उसको रोका जाएगा। ठीक है, चेक और डिजिटल पेपर के थ्रू यहां पर ट्रांजैक्शन की कोशिश की जाती है। पर लेकिन आज की डेट में अगर देखें कई सारी और बातें आ गई हैं, जैसे कि जो डोनर है ना तो डोनर, ठीक है, जो कि इंडिविजुअल है या फिर कॉर्पोरेट है, और ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी ऑब्लिगेट है रिवील करने के लिए कि किसने पैसा दिया और किसको पैसा दिया। तो ये यहां से कैसे पता चलेगा कि आप लोग सारा पैसा अच्छा ही पैसा ले रहे हैं, गलत पैसा नहीं आ रहा है। दूसरी बात यहां पर यह कि एसबीआई के थ्रू आप लोग इसको ले रहे हैं। अब कल को पता चला एसबीआई के ऊपर प्रेशर डाल के इन्होंने सारी इंफॉर्मेशन उगलवा ली कि अच्छा कांग्रेस पार्टी को इसने इतना सारा पैसा दे दिया है, आम आदमी पार्टी को इसने इतना सारा पैसा दे दिया। उसी दिन जिसने पैसा डोनेट किया है उसके घर पे सीबीआई की रेड लग गई कि इसके पास बहुत सारी ब्लैक मनी है। ठीक है, पर लेकिन अगर ये सेम पार्टी को दे रहा है जो गोट पावर में है तो फिर कोई रेड नहीं डली। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, पता चला कल को कांग्रेस आ गई, सेम फंडा वो करेगी, अच्छा इसने बीजेपी को इतना पैसा दे दिया, रेड मारो इसके ऊपर। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में होगी वो दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश करेगी ताकि वो पैसा जो है उसी के पास में आए। यही रीजन है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड जब से यहां पर आया है, यानी कि जब से यहां पर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है पावर में उसके पास में सबसे ज्यादा डोनेशन गया है अगर एनालिसिस इसका किया जाए तो। अगर बात की जाए एलिमिनेशन ऑफ द कैप, एक कैप हुआ करती थी पहले कि जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं वो 3 साल तक का जो भी उनका प्रॉफिट है उसका लगभग 7.5% ही है डोनेशन में दे सकते हैं। अब ये कैप हटा दी, चाहे जाकर अपना पूरा घर-बार बेचकर इनको दे दो तो कितने पैसा आप लोग दे सकते हो, तो इसकी वजह से भी दिक्कत है यहां पर। और सबसे बड़ी बात यहां पर ये है कि आप लोग देखेगा कि ये एक तरीके से नहीं कि पहले तो ये था कि आप लोग मतलब प्रॉफिट हो रही है और चाहे प्रॉफिट चल रही है कंपनी चाहे लॉस में चल रही है, अगर पॉलिटिकल पार्टी ने बोला कि पैसा इतना पहुंचा देना, ठीक है, उन्हें खोगे पहुंचा देना तो पहुंचाने ही पड़ेंगे। तो एक कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। अभी आप लोगों ने देखा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर क्या चल रहा है, जो पुलिस लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए मानी जाती थी, ये बोला गया कि उस पुलिस के द्वारा ये बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ये कह रही है कि 1 करोड़ रुपए हर महीने चाहिए। तो आप लोग समझ सकते हैं यहां से कि क्या कंडीशन है यहां पर। तो इसके चलते कई सारी सेल कंपनी बनाई जाती है, छोटी छोटी कंपनी निकाली जाती है, जिसके चलते जो एक तरीके से अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ जो अनोनिमस यानी कि कोई जाने ना जिसको ऐसा डोनेशन देने के लिए अलग से कोई कंपनी बना ली। मान लीजिए एक छोटी कंपनी बना ली किसी पैरेलल कंपनी में, ठीक है, मेन कंपनी है ए, उसकी पैरेलल कंपनी में छोटी सी कंपनी बना ली। अब यहां से डोनेशन दिया जा रहा है मेनली ताकि इस कंपनी के ऊपर कोई आंच ना आए, ठीक है, पर लेकिन फेवर तो कुछ ना कुछ चाहिएगा ना। ये कंपनी बोले कल को यार मेरे लिए पॉलिसी लेकर आओ, ठीक है, मान लीजिए ये कंपनी जो है सीएफएल बेचती है मार्केट के अंदर, तो ये बोलेंगे कि सबके घर पे जो है एलईडी बेचते हैं, मान लीजिए बोलेंगे सबके घर पे एलईडी कंपलसरी कर दो, ठीक है, तो ये सारा प्रोजेक्ट टेंडर हम ही को मिलना चाहिए इसका। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं ये सारे जिसके चलते वो फेवर फिर वापस ले लेते हैं जो पैसा यहां पर जाता है। तो इसी के चलते यहां पर ये कुछ बातें बताने की कोशिश की गई है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके बारे में कुछ आइडिया है जो कि आप लोग माइंड में क्लियर रखिएगा, ठीक है। पीपीटी किधर जा रही है, सेकंड, अब सही है, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर जो बात करते हैं ये बात की जा रही है इन्वायरमेंट के बारे में। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आ रही है ये आ रही है ग्रेट वन हॉर्न राइनो के बारे में, जिसको एक सींग का गैंडा भी बोलते हैं ना आप लोग, उसी के बारे में बात की जा रही है। यहां पर पोचिंग यानी कि इनके सींग काटे जाते थे, कई बार इनको मारा जाता था, कई सारी कंडीशन आसाम में देखने को मिलती थी, पर फिलहाल अभी यह खत्म हो गई है लगभग, ठीक है, 86% कम हो गया है पिछले 3 सालों में। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो है अभी यहां पर इसके बारे में बातें कर रही हैं। तो ग्रेट वन हॉर्न राइनोज जो है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा अलग अलग एरिया में। जो 5 है उनमें से एक तो ग्रेट वन हॉर्न राइनोज हो गया, ब्लैक राइनोज हो गया, व्हाइट हो गया, इसी के साथ में जावान राइनो हो गया, सुमित्रान जो राइनोज हो गया। तो इनके बारे में बात की जा रही है। ब्लैक वाला अफ्रीकन स्पीसीज है यहां पर, और जो ये व्हाइट वाला है यहां पर
इसको बेसिकली जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू इसको बनाया गया, जो व्हाइट वाला है। जो जावान वाला है यहाँ पर ये इंडेंजर्ड क्रिटिकल लिस्ट में आता है IUCN के अंदर में। और यहाँ पर ये सुमित्रन तो आप लोग सुमित्रा आइलैंड जो जानते हैं बेसिकली मलेशिया के अंदर, तो उसके चलते हैं यहाँ पर ये जो इसी के साथ में 3 जो स्पीसीज हैं राइनोज की एशिया के अंदर पाई जाती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ग्रेट वन हॉर्न राइनो जिसे राइनोसोरस यूनिकॉर्निस के नाम से आप लोग जानते हैं, जावान और सुमित्रन, तो ये आप लोगों को एशिया के अंदर देखने को मिलेगी। जो वन हॉर्न राइनोज है, ग्रेट वन हॉर्न राइनोज इंडिया के अंदर जो पाया जाता है इसको, तो इंडियन लार्जेस्ट राइनोज स्पीसीज हमारी कंट्री में है ये। सिंगल ब्लैक जो हॉर्न या ग्रे ब्राउन जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसकी स्किन फोल्डेड होती है, देखें ना कि स्किन जो होती है थोड़ी सी वो इस तरीके से चढ़ी रहती है, स्किन एक दूसरे के ऊपर, यानी कि अपनी ही बॉडी के एक दूसरे की पार्ट के ऊपर, तो ये आप लोगों को देखने को मिलता है। इसी के साथ में ये क्या करते हैं, ये शाकाहारी होते हैं, ये फ्रूट फल पत्तियां फूल ये सब चीजें खाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मांसाहारी नहीं होते हैं। देखने में तो खतरनाक लगते हैं कि चीर के फाड़ के खा जाएंगे, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये बेचारे शाकाहारी हैं। ओके, यहां पर बात करें तो इंडो नेपाल जो तराई रीजन है, उत्तर प्रदेश वाला रीजन, और वेस्ट बंगाल आसाम में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। आसाम के अंदर यहां पर यह है पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसी के साथ में राजीव गांधी जो ओरेंग नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है और मानस नेशनल पार्क है, ये आसाम के अंदर है। लगभग 2640 राइनोज हैं, इन 4 प्रोटेक्टेड एरिया में पाए जाते हैं, और इसमें से 2640 में से 2400 के करीब जो हैं ये अकेले यहां पर कहां पर पाए जाते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना इसके बारे में, ऐसे भी कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं कि कहां पर सबसे ज्यादा राइनोज हमारी कंट्री में पाए जाते हैं, ठीक है। तो कहां पर ये आप लोग को बता दिया। इकोनॉमी के बारे में बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो बात की जा रही है कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल के बारे में बात की जा रही है, यानी कि जो कंज्यूमर है यार उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, तो उसी के हक है यहां पर प्रोटेक्शन मिलने का। आजकल में काफी कुछ ऑनलाइन खरीदते हैं ना आप लोग, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को ई कॉमर्स बोलते हैं आप लोग। ऑनलाइन जो बिजनेस है बेसिकली अमेजन से खरीद रहे हैं, फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हैं, या कोई और जो भी वेबसाइट से आप लोग खरीदते हैं या फिर ऐप से खरीदते हैं, खाना खरीद रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, कोई भी सामान आप लोग इलेक्ट्रॉनिक का खरीद रहे हैं, तो इंटरनेट के थ्रू जो चीजें बेची जाती हैं, ठीक है, तो उसके बोलते हैं कि बिजनेस मॉडल दैट लेट्स फिल्म एंड इंडिविजुअल टू बाई और सेल द थिंग्स ओवर द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट के ऊपर जो सामान बेचते हैं तो इसको ई कॉमर्स बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन बेसिक होती है जो कि आप लोग आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। तो अभी जो सामान आप लोग बेच रहे हैं यहां पर और एक कोई पर्सन खरीद रहा है, तो उसके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, यानी कि आप लोग कुछ भी सामान बेच रहे हैं, कोई अनफेयर प्रैक्टिस देखने को मिल रही है, यानी कि गलत तरीके से सामान बेचा गया, उसके अंदर पता चला मंगाया था आईफोन, उसके अंदर आईफोन की जगह उसके अंदर चाइनीज फोन दे रखा है 200-250 रुपए वाला, ठीक है, हालांकि 200-250 में फोन नहीं आता है। तो ये आज के डेट में कंपनी जो है वो गलत कई सारे स्टेप उठा रही है। एक तो बोला गया यहां पर ये प्रीडेटरी प्राइसिंग का शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी रहती है यहां पर, जिसके चलते मार्केट में गेन लेने की कोशिश इनके द्वारा की जाती है। यानी कि मतलब क्या है प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब ये कि अगर मार्केट में 2 कंपनी है, जैसे मैंने खिलौने वाली बात बताई थी, 2 खिलौने वाली दुकान आमने सामने है, ये खिलौने वाला जो दुकान है ये ए, इसके क्या है, इसके पास में और भी बहुत सारी सपोर्टिंग सिस्टम है, यानी कि इनका वो एक और बिजनेस चल रहा है। तो ये क्या करेगा, ये अपने खिलौने इतने सस्ते दाम पर बेचेगा कि ये वाला इंसान जो है कल को बंद करके भाग जाए, यानी कि ये तो इतने सस्ते बेच नहीं पाएगा, तो इसको छोड़कर जाना पड़ेगा, और जिस दिन ये छोड़कर गया उस दिन ये इसके प्राइस ठीक ठाक कर देगा फिर, यानी कि इसको भगाने का काम किया जाए। तो प्रीडेटरी का मतलब ये कि प्राइसिंग ऑफ द गुड और द सर्विस एट द सच लो, एक इस लेवल पर लेकर आनी है, तो सर्विस एट सच ए लोवल, एक लो लेवल पर कि अदर फिल्म कैन नॉट कंपीट, यानी कि सामने वाला कंपीट न कर सके और फोर्स हो जाए लीव द मार्केट को छोड़ने के लिए, तो इसको बोलते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग, ठीक है। तो प्रीडेटरी प्राइसिंग है यहां पर, जो कि कई बार आप लोगों को देखने को मिलती है। आप लोग ऐसे समझिए कि जैसे कि एक तरीके से सामने वाले का कंपटीशन खत्म करना है, ठीक है, और जब सामने वाला कंपटीशन खत्म हो जाए, जैसे जियो वोडाफोन ये सारी बातें आप लोग देखते हैं ना, तो ये वही एक मैटर आप लोग को देखने को मिला था। तो इसके चलते पता चला जिसने ये हरकतें करी, सामने वाले को कंपटीशन खत्म करा, कल इससे क्या गारंटी है कल को वो सही रहने वाला है, कल को हो सकता है उल्टी सीधी हरकतें करने स्टार्ट कर दे। तो जो यहां पर बात की जा रही है कि ई कॉमर्स जो एंटरप्राइज है ये ऑफर करते हैं कई सारे बेनिफिट, तो यहां पर कई सारे जो बेनिफिट है यहां पर बेसिकली इनके द्वारा कंज्यूमर को ऑफर किए जाते हैं। ये एक तरीके से कई बार अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस भी करते हैं, वो एक तरीके से वोलेशन करते हैं प्राइवेट जो बेसिकली प्राइवेसी का, क्योंकि डेटा को एनालाइज करते हैं, और इसी के साथ में जो कई बार आप लोगों को लगता है प्रोडक्ट गलत आ गया, उसके बारे में आप लोग कॉल करते रहोगे, कॉल नहीं उठाएगा, पैसे कट गए, पैसे रिटर्न नहीं करेंगे, तो ऐसी चीजें कई बार देखने को मिलती हैं। सबसे खतरनाक जो चीज है, आप लोग जाते हैं ना अमेजन से सामान खरीद लेते हैं, फ्लिपकार्ट से सामान खरीद लेते हैं, कैसे देखेंगे यार, इसके रिव्यू पढ़ लेते हैं,
तो ये भी आज की डेट में बहुत बड़ा एक धंधा चल रहा है। किसी भी कोई ऐप कितना डाउनलोड कर रखा है तो ये उससे पता नहीं चलेगा, बेसिकली उसके नंबर बढ़ाकर दिखाए जा सकते हैं। फेक रिव्यूज उस पर डलवाए जाते हैं ताकि जो एक तरीके से लोग जो है उस प्रोडक्ट को खरीद लें, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सपोर्ट करने की कोशिश की जाती है, अनफेयर फेवरेटिज्म दिखाया जाता है। तो आप लोग आज के डेट में विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो तरीका क्या है? तरीका कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अगर किसी ने इस्तेमाल कर रखा है तो उससे पूछ लो, वरना ऐसे इनके चक्कर में मत पड़ो। नेक्स्ट अगर बात करें, यहां पर क्लियर कट डेफिनेशन होनी चाहिए कि बेसिकली अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अगर कोई करता है तो लीगल रेमेडी उसके लिए होनी चाहिए, यानी कि उसको जो है बेसिकली होनी चाहिए मुर्गा बनाकर उसके पछवाड़े पे डंडे मारे जाएंगे अगर कोई ऐसी हरकतें करेगा तो। नेक्स्ट अगर बात करें, ये ड्रिप प्राइसिंग की बात करते हैं। ये तो आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी कई बार देखा है। कोई प्रोडक्ट बाहर अगर देखोगे, ये दिखाएगा मान लीजिए आप लोगों को मान लीजिए कुछ खरीदना है सामान, ठीक है, आप लोगों को मान लीजिए कोई फोन खरीदना है, बाहर दिखाएंगे ये फोन कितने का है, ये फोन है भाई साहब 9,000 रुपए का, ठीक है। आप लोग सोचेंगे वाह यार ये फोन तो लगभग 12-13 हजार का आता था, तो घट गया। जैसे आप लोग अंदर जाएंगे प्राइस देखने को मिलेंगे 11,000 रुपए, ठीक है। तो बाहर सस्ता दिखाते हैं ताकि वहां तक इंसान आ जाए और फिर यहां पर उसको एकदम कई सारी चीजें बता देंगे, उसमें ये लग रहा है ये लग रहा है। तो ये ऐसी हरकतें की जाती है, कई बार एडिशनल चार्ज लग जाते हैं उसके ऊपर। तो इसके चलते कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है ताकि ऐसी हरकतें न देखने को मिले। अगर कोई इस तरीके से हरकतें करते हैं तो एक तरीके से उसके ऊपर कुछ ना कुछ ये कोई ना कोई जुगाड़ करना पड़ेगा ताकि हरकतें न करें। जो कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसके द्वारा यहां पर इशू की गई, इसको बेसिकली एक होना चाहिए कि ब्रॉड गाइडलाइन होनी चाहिए ताकि फिक्स किया जा सके जो डिलीवरी चार्ज है उसके बारे में बात करें। देखिए कई बार क्या होता है, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अगर मान लीजिए कोई त्योहार आ रहा है, ठीक है, वैसे तो प्रोडक्ट बड़ा सस्ता रहता है पर लेकिन जैसे ही त्योहार आता है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तुरंत उसके प्राइस बढ़ा देते हैं। तो कोई ना कोई तो लिमिट होनी चाहिए। डिलीवरी चार्ज बढ़ा देंगे, आज ही अगर आप लोगों को मंगाना है तो ठीक है 500 रुपए डाल दो एक्स्ट्रा, ठीक है, कल मंगाएंगे तो ठीक है 400 रुपए में ला देंगे, परसों मंगाएंगे 300 रुपए में, एक हफ्ते बाद मंगाओ फ्री में दे देंगे, क्योंकि चाहिए तो आज, किसी को पता चला किसी को आज की डेट में चाहिए, कोई त्योहार आ रहा है, ठीक है, तो ये बेसिकली बहुत ज्यादा हाई कर देते हैं। तो इसको इतना ज्यादा हाई ना कर सके उसके ऊपर कोई ना कोई आप लोगों को एक पाबंदी लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर, ये बात की जा रही है कि रूल के बारे में, जो बेसिकली एक डिस्टिंग्विश रूल होना चाहिए कि केस फॉर मिस इन्फॉर्मेशन अगर कोई रहता है, कोई इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें, नो इन्फॉर्मेशन, इसी के साथ में कोई अगर बात करें यहां पर कोई फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जो भी ऐसी हरकतें करने की कोशिश करते हैं तो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ प्रोविजन आप लोगों को रखना पड़ेगा ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके यूजर। उसका डेटा जो होता है वो भी कई बार शेयर कर दिया जाता है, मंगाया एक ऐप से दूसरे ऐप के मैसेज आ रहे हैं भाई साहब हमसे भी खरीद लो, तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस पर यहां पर कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, तो एप्रोप्रिएट प्रोटेक्शन यहां पर होनी चाहिए। तो सिस्टम का पेमेंट जो सिस्टम है वो ढंग से होना चाहिए। ऑल मेजर ई कॉमर्स जो एंटिटी है वो डेटा उनको इंडिया के अंदर ही रखना चाहिए। पता चला अमेजन पर आप लोगों ने अकाउंट बना रखे हैं और अमेजन वो सारा डेटा ले जाकर यूएसए के अंदर बेच रहा है, नहीं, हमारा डेटा हमारी कंट्री के अंदर ही होना चाहिए। इसके लिए खासकर कंज्यूमर का नंबर जो है वो बेसिकली वो किसी और के पास नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो एक डेडिकेटेड कस्टमर केयर नंबर होना चाहिए ताकि कस्टमर जो है वहां पर वो कांटेक्ट कर सके। यहां पर क्या होता है, ऐसा देखने को नहीं मिलता है कई बार कई सारी कंपनी में, या फिर होता है तो फोन नहीं उठाते हैं। ये मॉनिटर करने के लिए कस्टमर के जो ग्रीवेंस है प्रॉपर रिव्यू जो है उसको रिजोल्व करना, पैसे कट गए, प्रोडक्ट नहीं आया, क्या किया जाए, तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। आप लोगों ने कभी ना कभी फेस की होगी ना ये सारी चीजें। तो इसके चलते लोकल वेंडर जो किराना वाले हैं उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि उनको भी ऑनलाइन लाया जा सके, उनको भी प्रोडक्ट किया जा सके, उनको भी ई कॉमर्स के थ्रू यहां पर सामान बेचा जा सके। वरना ऑनलाइन इतना सस्ता बेचना स्टार्ट कर दिया है, बेचारे किराना वाले जो है उनकी ऐसी तैसी होनी स्टार्ट हो गई है। वो कोई भी जाता है सामान कि बोलता है कितने का है भाई साहब, इतने का है यार, ऑनलाइन तो इतना सस्ता मिल रहा है, तो ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है तो भाई साहब ऑनलाइन वाले को ना तो कहीं रखना पड़ रहा है ना कोई कंडीशन करनी पड़ रही है, आराम से वो क्या है कोई टैक्स वगैरह उस तरीके से नहीं पे करना। इससे यहाँ पर लोकल एरिया में मार्केट में अगर आप लोग जाकर घुसोगे तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। आखिर जो यहाँ पर आज के डेट में जो कंपनी है चाइनीज की फोन वाली इतनी क्यों चल रही है, क्योंकि ऑनलाइन बेच रही है सारे फोन मैक्सिमम, तो ना डीलर का चार्ज है ना कुछ है, आराम से तो सस्ता पड़ जाता है, कोई चक्कर की भी नहीं। तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। नेशनल न्यूज है यहाँ पर, इसको समझ लेते हैं इसके बारे में क्या बात की जा रही है। बात की जा रही है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 125 बिल लाने की कोशिश की गई थी हमारी कंट्री में 2019 में। तो इसके बारे में क्या क्या बातें हैं इसको थोड़ा समझ लेते हैं। बातें यहाँ पर यह है कि पंचायती राज सिस्टम जो है ये 6th शेड्यूल के बारे में बात की जा रही है। 6th शेड्यूल में 4 राज्य आते हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो 4 राज्य यहां पर आते हैं, ये 4 राज्य वो हैं जहां पर जो ट्राइबल इशू से रिलेटेड यहां पर बेसिकली एरिया देखने को मिलेंगे। पंचायती राज सिस्टम नॉर्मली इंप्लीमेंट यहां पर नहीं होता है क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी है, जंगलों में रहती है, उनको ये तो पता नहीं है संविधान हमारा कब इंप्लीमेंट किया गया, हमारा संविधान भी है नहीं है, हमारी आजादी हो गई या नहीं हो गई, वो जैसे पहले रहते थे अंग्रेजों के टाइम पे ऐसे अब रहते हैं, तो उनको इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए उनको बोला गया कि आप लोग अपने हिसाब से अपने एरिया को रूल कर लो। तो उसके लिए यहां पर जैसे कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में यहां पर इनको 6th शेड्यूल के अंदर डाल दिया गया। तो अभी यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2019 में बिल लाया गया और बोला गया कि यहां पर इसको चेंज किया जाएगा 6th शेड्यूल के अंदर में। यहां पर एक फाइनेंस कमीशन होना चाहिए 6th शेड्यूल के अंदर प्रॉपर वे में, यहां पर इसको म्युनिसिपैलिटी और विलेज जो बेसिकली
म्यूनसिपैलिटी और जो जो पंचायत है उस सिस्टम में इसको बनाने की बात की गई है, एडिशनल प्रपोज किया गया। तो अभी होम मिनिस्टर ने बोला है कि यार हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो सारी फालतू की बातें हमसे गलती से मुंह से निकल गया, उन्हीं के मेरे मुंह से निकल गया, मेरे से गलती हो गई। तो अभी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि असम में इलेक्शन है और उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा है, तो ताकि वोट मिल सके, क्योंकि बाद में तो चेंज कर ही लेंगे। तो ऐसा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसी के चलते यहाँ पर ये इशू निकल के रहा है। तो पहले अगर याद रखना है आप लोगों को, जैसे कि अगर नॉर्थ ईस्ट एरिया के बारे में बात करें तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो याद कैसे रखना है? तो आप लोग देखते हैं यहाँ पर ये हो गया आसाम, ये हो गया मेघालय, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर त्रिपुरा और ये हो गया मिजोरम। तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो यहां पर आप लोग बोलेंगे कैसे याद रखें यार, मणिपुर भी आ सकते हैं एम से, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है कि आसाम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम हो गया। अगर मिजोरम और इनमें कोई डिफरेंस लगे तो याद रखना कि इसको याद रखना ATM, ठीक है, और M का हो गया स्क्वायर, ठीक है। तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो आसाम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय और मिजोरम हो गया, ठीक है। तो यहां पर ये मणिपुर नहीं है। कैसे याद रखना है कि ATM तो है भाई साहब, पर ATM में मनी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना, यानी कि ATM है पर ATM के अंदर मनी नहीं है, तो ये याद रखेगा मणिपुर, ओके। तो ऐसे याद रख लीजिएगा। तो इस पर्टिकुलर एरिया में चीजें डेवलप करने की बात इनके द्वारा की गई है। क्या क्या प्रोविजन यहाँ पर विलेज काउंसिल होगी, म्युनिसिपल काउंसिल होगी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लेवल पर देखने को मिलेगा, डिलिमिटेशन किया जाएगा, कहां कहां से कौन कौन चुन के आएगा, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, प्रॉपर वे में गवर्नेंस से रिलेटेड जो रूल बनेंगे यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, जो भी कैसे प्लान प्रिपेयर करना है, इंप्लीमेंट कैसे करना है, लैंड के अर्बन एरिया को कैसे टाउन प्लानिंग करनी है, कैसे लैंड को यूज करना है। तो जब भाई साहब पूरा म्युनिसिपैलिटी बनेगी तो पूरा म्युनिसिपैलिटी वाला काम होगा। फाइनेंस कमीशन बताएगा डिस्ट्रिक्ट, विलेज, म्युनिसिपैलिटी के लेवल पर कैसे कैसे पैसा जाना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। 6 शेड्यूल के अंदर नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं होता है आज के डेट में। ट्राइबल पॉपुलेशन है जहां पर 90% से ऊपर है, उनको बेसिकली इन सब एरिया से एक्सक्लूड किया जाता है। नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से भी यहां पर देखने को मिला था, एक्सक्लूड किया गया था यहां पर। तो ये आसाम, मेघालय, त्रिपुरा के अंदर यहां पर अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से एंजॉय कर रहे हैं। आर्टिकल 244 और 275 का सेकंड और फर्स्ट में आता है। पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात करें तो याद रखना आर्टिकल 40 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर, इससे पंचायती राज सिस्टम निकल के आता है। 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, जिससे पंचायती राज सिस्टम हमारी कंट्री में आया। ट्राइबल डोमिनेटेड जो एरिया है वो 5वें और 6ठे शेड्यूल में है। 6th और 5th और 6th शेड्यूल के ऊपर अलग से वीडियो बना रखी है मैंने, देख लीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये होगी डिटेल में न्यूज। मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को माइंड में इससे रिलेटेड कोई डाउट होना चाहिए, ठीक है। एक और यहां पर न्यूज है, ये सोशल जस्टिस के बारे में बात कर रही है। लोकसभा में भी पास किया गया जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन, ये चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021। सबसे पहले तो किसके अंदर चेंज लाया गया? इसके अंदर चेंज लाया गया 2015 का। 2015 का जो बिल था उसके अंदर चेंज लाया गया, और यहां पर जो बेसिकली और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई ताकि बच्चों के ऊपर अत्याचार न हो सके, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो प्रोटेक्शन जो यहां पर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड जो NCPCR है, ये इसमें ऑडिट, इसी के साथ में जो चिल्ड्रन केयर इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में बात की जा रही है ताकि बच्चों को और अच्छे से प्रोटेक्ट किया जा सके। 90% आज के डेट में एनजीओ जो चलाई जाती हैं, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, वो फाउंड की गई बेसिकली आज के डेट में रजिस्टर नहीं है। 39% यानी कि जो 90% जो एनजीओ चला रही है आज के डेट में बच्चों की देखरेख कर रही है, 40% के करीब उसमें से रजिस्टर ही नहीं है, ठीक है। ये बात देखने को मिलेगी आज के डेट में, जो बहुत बुरी कंडीशन है। अगर बात करें यहाँ पर 20% के करीब स्पेशली जो गर्ल्स से रिलेटेड जो एनजीओ हैं, ठीक है, यहाँ पर 26% जो है उसमें ऑफिसर नहीं है कोई वेलफेयर, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से जो 3/5 जो है उसमें कोई टॉयलेट नहीं है, ये गर्ल्स से रिलेटेड बात की जा रही है। उसमें 1/10 में कोई ड्रिंकिंग पानी नहीं है, ठीक है। 15% जो होम जो है वो प्रॉपर सेपरेट बेड नहीं है, यहाँ पर कोई डाइट प्लान नहीं है उनके लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए प्रॉपर यहाँ पर एक तरीके से ढंग से वहां पर कोई सिस्टम नहीं है। चाहे चिल्ड्रन से रिलेटेड अगर बात करें तो कोई फंड प्रॉपर वे में जो आता है उसको यूटिलाइज नहीं किया जाता है, यानी कि नाम से तो एनजीओ बना लिया पर लेकिन बच्चों के नाम पर वो एनजीओ चल रही है, पैसा गवर्नमेंट से मिल रहा है और उस पैसे को अयासी में उड़ाया जा रहा है। तो ये सिचुएशन काफी ज्यादा खतरनाक है। तो सीरियस ऑफेंस इसको बोला गया है एक तरीके से, अगर कोई ऐसी हरकतें करता पाया गया तो इंडियन पीनल कोड के तहत यहाँ पर इसको काफी गलत तरीके से अगर देखा गया तो उसको 3 से लेकर 7 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। इसी के साथ में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है यहाँ पर ये यहाँ पर इंक्वायरी करेगा। सीरियस ऑफेंस अगर यहाँ पर पाया जाता है तो कॉग्निजेबल यहाँ पर इसको रखा जाएगा, और नॉन बेलेबल यानी कि अरेस्ट किया जा सकता है बिना किसी वारंट के, इसको बोलते हैं कॉग्निजेबल, और नॉन बेलेबल यानी कि बेल नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये थी बात यहाँ पर। तो इस ऑफेंस को यहाँ पर अभी फिलहाल जो है ये यहाँ पर क्या था, नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है। अब यहाँ पर इसको जो बेसिकली ऑफेंस ये है विल अमेंड द प्रोविजन ऑफ ऑफेंस जो विल बी नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है। तो ये आप लोग अंडरस्टैंड करिएगा, यानी कि और ज्यादा थोड़ा सा टाइट बनाने की कोशिश की जा रही है। जो चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी है उसमें कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने किसी के ह्यूमन राइट का हनन किया है, बच्चों के राइट का हनन किया गया। कोई ऐसा नहीं होगा जिसके द्वारा कभी कोई करप्शन वगैरह किया गया। कोई ऐसा भी नहीं होगा जिसको जॉब से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से डिसमिस किया गया। तो एक प्रॉपर बॉडी बनाई जाएगी इन सब चीजों को देखने के लिए, ठीक है। तो यह बेसिक इंफॉर्मेशन जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने
डिस्कस किया। शॉर्ट न्यूज में सबसे पहले हम लोगों ने देखी यहाँ पर बेसिकली चाइना से रिलेटेड जो न्यूज थी यहाँ पर और फिलीपींस से रिलेटेड 4 हम लोगों ने और न्यूज देखी यहाँ पर, तो टोटल मिलाकर 5 शॉर्ट न्यूज हो गई हमारी। आगे हम लोग बड़े इंटरनेशनल न्यूज देखी चाइना और ताइवान के बारे में। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की यहाँ पर ये 125th जो अमेंडमेंट था इसके बारे में, आसाम ये बेसिकली एटीएम के बारे में जो डिस्कस किया। स्टेट में हम लोगों ने स्टेट ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट के बारे में चीजें समझी जो कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इकोनॉमी में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बारे में जाना, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। रिपोर्ट में हम लोगों ने यहाँ पर जीरो एमिशन के बारे में बात की। पॉलिटी में हम लोगों ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में बात की। सोशल जस्टिस के बारे में, जुवेनाइल जो बेसिकली जस्टिस है उसके बारे में हम लोगों ने चीजें देखी। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करें इन्वायरमेंट के बारे में, वन हॉर्न राइनोज के बारे में जाना, तो ये आप लोगों ने डिस्कस किया। फिर से वही काम हो गया और आज तो ना क्विज की ना बिल्कुल होने का था कि वाट लग गई क्विज की बिल्कुल। चलिए इनको अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आइए कल वाला तो देख लेते हैं कम से कम ढंग से। एक तो हो गया, एक तो और बचा हुआ है, इसको तो नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है। UNOPS इसकी फुल फॉर्म आप लोग बताइए, ठीक है। तो जल जीवन मिशन के बारे में बात की जाती है, तो कौन से राज्य के साथ में काम किया जा रहा है मिलकर, कब तक का टारगेट है कि गांव वाले एरिया में जो ढंग से पानी प्रोवाइड कराया जाएगा, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है जो यहाँ पर क्लीन वाटर के बारे में बात करता है। कौन सी मिनिस्ट्री है जो एक्सपोर्ट रैंकिंग इंडेक्स के बारे में बात कर रही है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, किसके द्वारा। यहाँ पर एक टर्म आप लोगों को बतानी है जो कि जो सूंघने की जो शक्ति है वो यहाँ पर ढंग से नहीं देखने को मिल रही है जो कोविड-19 के मरीज है कईयों में, तो ये बीमारी निकल कर आई है। सुएज कैनाल किस किस को कनेक्ट करती है ये आप लोगों को बताना है। सिग्मोहो फेस्टिवल किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ में कौन सा राज्य मोस्ट फिल्म फ्रेंडली राज्य अभी देखने को मिला। सिग्मो जो है यहाँ पर जो सेलिब्रेट किया था, नॉर्थ इंडिया में क्या बोलते हैं, आसाम में क्या बोलते हैं और साउथ इंडिया में क्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर देना, कम से कम आप लोग यहाँ पर ये अपना स्कोर जरूर बताया कीजिए इस पर्टिकुलर क्विज का। तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विस, तो इनके द्वारा और मिलकर डेनमार्क की गवर्नमेंट के द्वारा हमारी कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट किया रहा है ताकि जल जीवन मिशन जो है उत्तर प्रदेश में ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। इसका टारगेट है 2024 तक का सबको रूरल हाउस होल्ड को ढंग से चीजें प्रोवाइड कराना। इसी के साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 के बारे में बात करते हैं। कॉमर्स जो मिनिस्ट्री है उसमें यहाँ पर एक्सपोर्ट रैंकिंग इंडेक्स के बारे में बात की जा रही है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जो फॉरेन ट्रेड के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर परसोमिया, इसको बोलते हैं और परसोमिया, ठीक है। तो ये बेसिकली बीमारी है कि सूंघने की शक्ति यहाँ पर खत्म हो जाती है। कॉफी में से जो ब्रेड होता है ना जला हुआ उसकी सुगंध आती है। सुएज कैनाल के बारे में बात की तो यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करने का काम करती है। कब इसको ओपन किया गया था चलिए ये बताइए आप लोग, और कब नेशनलाइज किया गया था तो ये मैंने डिस्कस किया था। गोवा के अंदर बात की जा रही है सिग्मोह के बारे में। सिक्किम वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा मोस्ट जो फिल्म फ्रेंडली राज्य है यहाँ पर ये। सिग्मोह को नॉर्थ इंडिया में होली, आसाम बंगाल के अंदर इसको डलोत्रा, इसी के साथ में साउथ इंडिया में इसको कमाधान, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके नाम से पुकारा जाता है, ठीक है, कमाधानन, ठीक है। तो ये नाम मैच करने के लिए भी कई बार आ सकते हैं। तो ये था आज का हमारा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और किस किस ने देख लिया है यहाँ पर जो मार्च मंथ का रिवीजन वाली वीडियो जरूर देखेगा, और अगर अच्छी लग रही है तो दूसरों तक भी जरूर पहुंचाना। पीडीएफ यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना, सारी इकट्ठी मिल जाएगी, और मार्च वाली की कंबाइंड पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, थोड़ी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।